Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today we start our topic solid state. और सॉलिड स्टेट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं, क्रिस्टल्स कर चुके हैं, क्रिस्टल और एमॉर्फस में डिफरेंस कर चुके हैं, क्रिस्टल समझ चुके हैं, एमॉर्फस समझ चुके हैं, लेटेस्ट पॉइंट कुछ पॉइंट्स तक समझ चुके हैं. अब आज का जो टॉपिक है वो है लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है और लेटेस्ट पॉइंट के टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, वहीं हमने वो ब्रेक कर दिया था टॉपिक. तो पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव. ठीक है, प्रिमिटिव में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट आती है. ठीक है, जहाँ पे कोई भी लेटेस पॉइंट होगा या यूनिट सेल होगा, उसके लेटेस पॉइंट कॉर्नर्स पे होंगे या एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे. जैसे ये रूम है, रूम में हम क्या करेंगे, एक एक कॉर्नर पे एटम्स दे देंगे. वो उस कॉर्नर पे जो एटम्स होंगे वो पूरे के पूरे कॉर्नर के अंदर नहीं होंगे. कॉर्नर पे इस तरह से एडजस्ट किए जाएंगे कि 1/8 पार्टिसिपेशन दें. ठीक है, फिर ये प्रिमिटिव में एक ही होता है. ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली 3 टाइप होते हैं, लेकिन कभी कभी 4 या 5 बना दिए जाते हैं वो. ठीक है, कि क्योंकि बोलने में चेंजेस हो जाते हैं, सरफेस के रिस्पेक्ट में तो नहीं चेंज हो जाते, लेकिन हम जब विजुअलाइज करते हैं तो वो थोड़े डिफरेंट दिखते हैं. ठीक है, तो सेकेंड नॉन प्रिमिटिव में क्या था, बीसीसी था, एफसीसी था, ईसीसी था और एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल था. ठीक है, तो बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल. ठीक है, अब इसमें क्या था कि कॉर्नर्स पे तो 1/8 पार्टिसिपेशन करने वाले सब कॉर्नर पे एक एक एटम दे रखे हैं रूम के, लेकिन साथ में एक बॉडी सेंटर में भी है. जैसे एक क्यूब बनाया हमने, क्यूब बनाया, तो प्रिमिटिव में क्या था कि इस क्यूब के कॉर्नर पे सारे एटम्स थे और जो भी एटम थे वो अपना 1/8 पार्ट, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे उस लेटेस्ट पॉइंट को या यूनिट सेल को. ठीक है, जो यहाँ होगा वो 1/8 पार्ट होगा. अब जब हम बीसीसी की बात करेंगे तो बीसीसी में एक इसके सेंटर पे भी होगा, वो अपना पार्टिसिपेशन या अपना डिस्ट्रीब्यूशन या अपना कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में पूरा पूरा दे रहा होगा. ठीक है, ऐसे ही एफसीसी में, एफसीसी में क्या है, एक क्यूब है. अब क्यूब में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही जो 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, सारे कॉर्नर्स पे होंगे एटम. भी सारी चीज़ें लिखवा देंगे क्योंकि विजुअलाइज करना ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अब कॉर्नर्स पे हैं एटम्स. ठीक है, जो अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन सेल को, यूनिट सेल को दे रहे हैं. अब ये था बीसीसी क्योंकि एक बॉडी पे है बीच में. अब ये है एफसीसी, एफसीसी पे मतलब फेस पे होगा. अब जब फेस पे होगा, जब एक वॉल, मान लो वॉल जो है अपना पार्टिसिपेशन, दो कमरों के बीच में एक वॉल बनाई हमने. ठीक है, तो वो अपना पार्टिसिपेशन हाफ इधर दे रही होगी, हाफ उधर दे रही होगी. ठीक है, इस रूम के लिए, फर्स्ट रूम के लिए हाफ पार्टिसिपेशन दे रही होगी और सेकेंड रूम के लिए हाफ पार्टिसिपेशन दे रही होगी. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एटम्स होंगे वो अपना कंट्रीब्यूशन हाफ दे रहे होंगे. अब ये क्या है, 4 किस सरफेस पे हो गए, अप डाउन लेफ्ट राइट. अब ये जो है ये अपना पीछे साइड वाला है और ये फ्रंट साइड वाला है, ये फ्रंट साइड वाला. तो यहाँ पे जो एफसीसी जो कंट्रीब्यूशन होगा एटम्स का वो कुछ इस तरह होगा. अब एंड सेंटर की बात करते हैं. एंड सेंटर की बात करने से पहले हम एज सेंटर कर लेते हैं, क्योंकि एज सेंटर पे क्या होगा कि जो एजेस हैं, अगर कोई 2 बॉक्स हैं, मतलब इसको समझने के लिए 4 बॉक्स मान लेते हैं, एक बॉक्स इधर और 2 बॉक्स उसके ऊपर. तो अब उन चारों के बीच में एक बॉल रख दी गई. ठीक है, अब उसका कंट्रीब्यूशन हर स्क्वायर के लिए या हर क्यूब के लिए 1/4 होगा. तो अब क्या है, कॉर्नर पे तो होंगे सभी
एक एक एटम दे दिया। अब जो एज पे होगा, एक ये क्यूब है, एक ये इधर क्यूब होगा इसके आगे, ठीक है, एक इसके ऊपर होगा क्यूब इस साइड, और एक इस साइड क्यूब होगा, ठीक है, ये है ये। तो इधर वाला क्यूब है वो 1/4 कंट्रीब्यूशन लिए होगा। जो नीचे वाला क्यूब है, ये नीचे वाला भी तो क्यूब है, ये पूरा, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। ये क्यूब है, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। और ये जो इधर बन रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो ये जो है ये कैसा हो रहा हो, ये भी 1/4 कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। तो जब 4 क्यूबिक यूनिट सेल एक साथ रख लिए जाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन हर एक बॉक्स का कितना रहेगा, या फिर एटम का हर एक बॉक्स पे कंट्रीब्यूशन 1/4 रहेगा। तो एज सेंटर की बात करेंगे, एज सेंटर पे हर एज पे होगा। इसको फिर से बना देते हैं, ये है हमारा क्यूब और इसके कॉर्नर्स पे होंगे ही, अंडरस्टूड है, और सब एजेस पे होंगे। तो 12 एजेस हैं, 12 एटम्स होंगे, ठीक है। अब एंड सेंटर की बात करते हैं। एंड सेंटर पे क्या होगा, एफसीसी जो है उसमें अगर किसी भी 2 सरफेस पे एटम्स बचेंगे, जैसे ये है, अगर हम इसको एंड सेंटर बोलना चाहें, एंड सेंटर, तो उसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे ही, कोई 2 अपोजिट सरफेसेस पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक का छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। अब हम क्या करेंगे, सारी थ्योरी लिख लेंगे, ठीक है, थ्योरी लिख लेंगे, समझ लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमको एससीसी समझना बहुत ज़रूरी है, बीसीसी समझना बहुत ज़रूरी है, और एफसीसी भी, तीनों, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही बताए जाते हैं, बहुत अच्छे से बताए जाते हैं, ठीक है। आज जितने भी यूनिट सेल होंगे वो हम कर लेंगे। उसके बाद जो 7 ब्रेविसेस होते हैं, जो यही जो यूनिट्स हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स है, या फिर जो यूनिट सेल हैं क्यूब नहीं है और दूसरी तरह की हैं, मतलब लैटिस पॉइंट्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के होंगे, वो भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसमें हम पता करेंगे कंट्रीब्यूशन क्या क्या होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट, किसी भी लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा यूनिट सेल पे, ठीक है। तो अगर एटम कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, ठीक है। अगर एटम एज पे है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 होगा, ठीक है, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन देगा। अगर एट द फेस सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हाफ होगा। अगर एटम बॉडी सेंटर पे है, यहाँ बॉडी सेंटर है, इस बॉडी सेंटर के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ें फिर से देख लेते हैं कि अगर एक रूम जैसा कुछ है, क्यूब जैसा कुछ है, या फिर कोई भी यूनिट सेल है, उसकी कॉर्नर पे जो भी होगा 1/8 क्यूब जैसा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। कॉर्नर पे अगर एटम रखा है तो, एज पे रखा है तो 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा, फेस पे रखा है तो 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा, और बॉडी पे रखा है तो पूरा वो एटम बॉडी के अंदर है, पूरा उस यूनिट सेल को अपना योगदान दे रहा है या अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है 100%, ठीक है। तो ये है क्या कि कौन कौन जो लैटिस पॉइंट है वो
यूनिट सेल में अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, अब एज की बात कर लेते हैं। तो एज क्या होती है, एज को ए मान लिया जाता है। ठीक है, ये ए है तो ये भी ए ही होगी। जितनी भी एजेस हैं सबका जो है डिस्टेंस है या फिर यूनिट, जैसे यूनिट में नापा जाता है ना, तो ये जितना भी डिस्टेंस है या साइड की जितनी भी डिस्टेंस है वो एक ए मान लेते हैं या डी मान लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो फेस डायगोनल क्या होगी, फेस डायगोनल ये मान ली हमने, ये फेस डायगोनल मतलब किसी एक पर्टिकुलर फेस पे। अब ये क्यूब है तो इसका लेंथ और ब्रेथ एक जैसी है, हाइट भी एक जैसी, तो किसी भी फेस पे हम जाएंगे तो हमें हमेशा √2a मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम क्यूबिकल यूनिट सेल मान रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बॉडी सेंटर की बात करेंगे, बॉडी सेंटर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। ठीक है, कहीं भी जाएंगे तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा √3a होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 2 3, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो हमें 1a 2a 3a डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम समझ जाएंगे कि क्या कौन सा रूल लगा। ये है एज कितनी होती, ए मान ली जाती, फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3a। ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे SCC, BCC, FCC और एज सेंटर और एंड सेंटर की। ठीक है, तो अब हम प्रिमिटिव जो फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप नॉन प्रिमिटिव देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल सराउंड्स अ पार्टिकल पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल सराउंड्स अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ सराउंड। अगर हमने यहाँ पर कोई एटम रख दिया तो उसको कितने एटम सराउंड करेंगे, तो एक तो हमको ये दिख रहा है 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है। अब 3 इधर है तो अगर उसके बगल वाला भी कोई होगा और इधर भी कोई होगा, ऊपर मतलब चारों तरफ होंगे ना उसके। एक इसके इस बॉक्स के जस्ट ऊपर बॉक्स होगा, इस बॉक्स के जस्ट बगल में बॉक्स होगा, उस बॉक्स के ऊपर होगा। तो टोटल इस एटम को घेरने वाले 8 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। और जब हम ऐसे देखेंगे तो 6 1 2 3 और ऐसे ही एक ऊपर होगा, ऐसे ही एक इधर होगा और ऐसे ही एक इधर पीछे होगा। ठीक है, तो एक एटम को का कंट्रीब्यूशन देखने के लिए हमको कितने 6 मिल गए यहाँ पे। ठीक है, उस एटम को सराउंड करने वाले 6 डायरेक्टली दिख रहे हैं हमको। तो ये हो गई बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे। ठीक है, अगर कोई बॉडी सेंटर पे रखा है तो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कितने होंगे, 8 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। मतलब जो भी डायरेक्टली उससे दिख रहे होंगे डायगोनल बना के या कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एक दूसरा टर्म आ जाता है जेड। तो जेड जो टर्म है वो क्या बोला जाता है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। जितने भी किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होंगे। ठीक है, अब कितने लैटिस पॉइंट हैं, फिर उनका अब कितने मान लिए जाए लैटिस पॉइंट कितने हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए टोटल लैटिस पॉइंट और उनका कंट्रीब्यूशन, मतलब एक तरह से उस क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम या कितने पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं ये पता करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, पर यूनिट सेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा छूट गया था। अब क्या है, लैटिस मतलब कितने लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, मतलब एक एटम जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है
और उसमें कितने सारे एटम्स हैं वो मिला के कितना पार्टिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स हैं। z इज इक्वल टू टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं 8, और उनका एक का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो उसका z की वैल्यू या टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही FCC की बात कर लेते हैं। FCC में क्या है हमें पता है, सारे कॉर्नर्स पे होंगे ही होंगे और फेस पे भी होंगे। इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा सकते हैं क्योंकि हमें कॉर्नरों में समझ में आए। ये हमने 4 फेसेस बना ली। अब हम फ्रंट फेस पे यहाँ कहीं दिखा देते हैं और ये बैक फेस पे। ठीक है, तो हमारा z की वैल्यू हो जाएगी क्या, z इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट क्या है 1 2 3 4, मतलब 8 तो है, 8 और उनका पार्टिसिपेशन 1/8 प्लस सरफेसेस पे 6 सरफेसेस इंटू 1/2, तो कितना हो गया 1 + 3। तो इसका टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने हो गए 4 हो गए। BCC की में बात करेंगे तो सारे कॉर्नर्स पे होगा और एक बॉडी सेंटर पे होगा, तो क्या होगा z 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब एंड सेंटर की बात करेंगे तो सारे कॉर्नर्स पे होगा। ठीक है, सारे कॉर्नर्स पे होगा, साथ में एक एंड पे और उसके अपोजिट एंड पे। तो इसकी भी z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू हाफ, क्योंकि 2 सरफेस पे है तो ये भी 2 हो जाएगा। अब एज सेंटर की बात करें, कॉर्नर का नहीं दिखा रहे क्योंकि बहुत सारा उसमें हौच पौच हो जाएगा या फिर चीज़ें बहुत कंजेस्टेड दिखेंगी। तो पॉइंट की तरह मान लेते हैं कि कॉर्नर्स पे पॉइंट हैं, मतलब एटम्स हैं, एज अ पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हम एज पे दिखा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या होगा z इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12 एजेस है, उनका पार्टिसिपेशन 1/4 है और साथ में कॉर्नर्स पे 8 इंटू 1/8, तो क्या हो जाएगा इसका भी 4 वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये है सिंपल यूनिक सेल, FCC, BCC, ECC, एज सेंटर। ठीक है, अब इनके पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं वो देख लेंगे। पहली चीज़, पहले इंटर आयनिक डिस्टेंस देख लेंगे, फिर पैकिंग फ्रैक्शन देख लेंगे। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन देखने के बाद ये जो एक और क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑफ एक्चुअल लेंथ और इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल्स, वो देख लेंगे, उसके बाद वॉइड समझ लेंगे। ठीक है, 2 मिनट इसको देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसका z की वैल्यू 1 है, मतलब उस पूरे यूनिट सेल में जितने एटम्स होंगे लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना होगा 1 होगा। यहाँ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 4 होंगे, यहाँ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 2, यहाँ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 2 और यहाँ पे लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 4। ठीक है, तो अब इसके अलावा और तरह के भी यूनिट सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। एक डायमंड टाइप का भी होता है और जो पूछे जाते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे ZNS है, डायमंड का है, तो वो हम लास्ट में कराएंगे क्योंकि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें समझ लोगे तभी हमें समझ में आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो अभी हम इसमें पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली देख लेते हैं। अब जो हमें मेन चीज़ें समझनी है वो ये हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी एटम्स कॉर्नर पे होते हैं जिनका लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 1 होता है। ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, अब देखिए ये यूनिट सेल इतने बड़े तो होते नहीं हैं। तो अब एक चीज़ ये समझ लो कि जो यूनिट सेल है अगर क्यूब में है, ठीक है, क्योंकि क्यूब ही कंसिडर किया है, अगर क्यूब में है और इसकी एज मान लेते हैं तो ये कुछ इस तरह होंगे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। ठीक है, ये एटम्स इतने क्लोज होंगे,
इतने क्लोज होंगे तो इसका आर और इसका आर मिलके क्या बना रहे होंगे, ये एज बना रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही इस कॉर्नर पे होंगे और इस कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, तो ये आर और ये आर मिलके एज लेंथ बना रहे होंगे, ऐसे सारे होंगे। ये बहुत क्लोज होंगे, मतलब ये वाला इधर से शुरू हो रहा होगा और ये वाला ऐसे शुरू हो रहा होगा, ऐसा सब जगह हो रहा होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा इनफैक्ट और बराबर, तो ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो यूनिट सेल्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो उनके आयंस अंतर आयनिक डिस्टेंस, मतलब इस एटम और इस आयनिक के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के जो रेडियस का डिस्टेंस है वही इंटर आयनिक डिस्टेंस मान लिया जाएगा। फिर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन ए क्यूब। ये थोड़ा क्लोज लिख दिया है। ठीक है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? एज का डिस्टेंस। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करेंगे, तब इसका पैकिंग फ्रैक्शन हमें समझ में आ जाएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअल में कितना है, कि एक जो एटम्स हैं यहाँ वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसका 52.3%। और अगर कभी कभी पाई में पूछ लिया जाता है तो π/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू π/6। तो क्या है, अब 4/3 है, एक नंबर है, Z यहाँ पे 1 हो जाएगा, पाई जो है 22/7 ले लेंगे, r³। अब r क्या है? r³ लिया गया है, तो r की वैल्यू d/2 रख सकते हैं, a/2 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन r गिवन होगा क्योंकि एटम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, तो r गिवन होगा। और a³ क्या है? अगर एज लेंथ दी है तो हम a³ निकाल लेंगे, कभी कभी पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे क्योंकि हमसे फ्रैक्शन का परसेंटेज पूछा गया है। तो ये जितने भी एटम 8 हर कॉर्नर में जमा हैं या हर कॉर्नर पे लगे हुए हैं, उन सब का 52.3%, मतलब ऑलमोस्ट आधा कवर किया हुआ है इस पूरे यूनिट सेल को। जब FCC की बात करेंगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस इन 2r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a, मतलब ये ऐसा होगा क्योंकि एज की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये 2r के बराबर हो जाएगा। r इसका, क्योंकि एज अ स्फेयर है, स्फेयर r से ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे FCC है तो फेस डायगोनल होगा। फेस डायगोनल के लिए क्या करते हैं? फेस डायगोनल के लिए हम इधर समझ लेते हैं। फेस डायगोनल हमने क्यूब लिया, अब क्यूब के किस सभी फेसेस पे होंगे, क्योंकि FCC में सारे फेसेस पे एटम है। अगर हम इस फेस को मान लेते हैं तो एक इस कॉर्नर पे एटम होगा, एक इस कॉर्नर पे एटम होगा और एक ये मिड पे होगा। ठीक है, इसको हम पूरा ही बना लेते हैं, क्यों डॉटेड बनाए। ये इस कॉर्नर पे, ये इस कॉर्नर पे और ये मिड में एक एटम है, तो इसका R, इसका R और इसका D, तो वो क्या हो जाएगा? 2R। तो इसके 2R, इसका R, इसका R मिलके बॉडी डायगोनल बना रहे होंगे, तो 4R के बराबर है। 4R के बराबर दिख रहा है, 2R इसके दोनों साइड का डायगोनल पूरा, इसका एक R, इसका एक R, 4R। और बॉडी डायगोनल हमें पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस स्क्वायर करके रूट लगा देंगे तो क्या बॉडी डायगोनल मिल जाएगी, फेस डायगोनल मिल जाएगी। तो √2a जो एक्चुअल होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ द क्यूब, फिर ये 4R के बराबर होगी और 2D के भी बराबर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा, इसी का मैक्सिमम होता है, कितना होता है? 74%। और अगर पाई में पूछ लिया जाता है तो 4√2/3 पाई। ठीक है, फॉर्मूला यही होगा। यहाँ पे Z की वैल्यू 4 है, Z की वैल्यू 4 रख देंगे, 4/3 πr³ इंटू 100। ठीक है, अब BCC की बात करेंगे तो BCC में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। BCC का भी बॉडी डायगोनल हम बना लेते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस 2R होगा, क्योंकि एज पे दो ही एटम हमने देख लिया, एक ये है, एक ये है।
तो ये है हमारा बॉडी डायगोनल के समझने के लिए BCC बना रहे हैं। तो कॉर्नर्स पे होंगे, तो कॉर्नर्स पे एक कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे हम समझ गए कि वो एक आर इसका बना रहे होंगे। अब हमें बॉडी डायगोनल समझना है, तो एटम कहाँ होगा, यहाँ होगा बॉडी के बीच में। अब ये जो एटम है, ये एटम इधर वाले एटम से कनेक्टेड होगा और इधर वाले एटम से भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये मान लिया कि ये है और इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इधर भी तो होगा कोई। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, कितना है ये, ठीक है। ये हमारे बॉडी पे है, ठीक है। अब इसका R और इसका D और इसका R, 4R हो गया। तो बॉडी डायगोनल √3A = 2D, एक D ये, एक D = 6R, 4R = 4R। तो 67.7 इसका क्या होता है, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, 67.7, ऑलमोस्ट 70 के इक्वल कभी कभी आ जाती है, और पाई के फॉर्म में √3/8 पाई, ठीक है। तो ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। इसमें z की वैल्यू 2 होगी क्योंकि BCC की बात कर रहे हैं। z पैकिंग फ्रैक्शन = 2 × 4/3 πr³ अपॉन a³ × 100, ठीक है। ये है हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का कंपैरिजन, और यही बेसिक यूनिट सेल्स का हम लेकर आगे सारी बातें कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेंथ एंड इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल। तो ये एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन थे वो किस पे थे, क्रिस्टल कैसे बने होते हैं, यूनिट सेल कैसे बने होते हैं, या उनके एटम्स कैसे होते हैं, एटम्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कॉर्नर पे है, फेस पे है, बॉडी पे। अब ये जो है वो किस पे बेस होंगे, ये एक्चुअल लेंथ क्या होती है क्रिस्टल्स की, और उनके इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल मतलब दो फेसेस के बीच के में बॉन्ड जो बन रहा होगा, या एंगल जो बन रहा होगा, दो फेसेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा उनको इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल्स बोल देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। तो ये है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हमारी हाइट है a, क्योंकि हमने क्यूब कंसिडर पिछली बार किया था, तो सारे हमारे लैटिस की लेंथ, एज लेंथ थी a थी। यहाँ पे चेंज ले ली गई, सारे बॉन्ड एंगल्स चेंज लिए, बॉन्ड लेंथ चेंज ली गई है, ठीक है। जेड एक्सिस पे a ले लिया है, y एक्सिस पे b ले लिया है, x एक्सिस पे c ले लिया है। x और y के बीच का एंगल अल्फा है, y और x के बीच का एंगल बीटा है, और z और x के बीच का एंगल गामा है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा एंगल्स हैं, ABC बॉन्ड लेंथ्स हैं, ठीक है। अब 7 टाइप्स के ब्रेविसेस होते हैं, या 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्रिस्टल सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, उनका एक्सियल लेंथ उस सिस्टम में कैसी होगी, या लेंथ कैसी होगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैसी कैसी होगी, इंटरफेशियल एंगल्स कैसे होंगे उनके बीच में, दो फेसेस के बीच में एंगल्स कैसे होंगे। फर्स्ट टाइप है क्यूबिक। क्यूबिक हमने देखा ही है, क्यूब जैसा होगा, ठीक है, और कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। इसमें सारे में क्या होगा, ये प्रिमिटिव के ही टाइप्स हैं एक तरह से, और इनमें कॉर्नर्स पे ही एटम्स होंगे और नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ इनके इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होगी तो क्यूबिकल होगा, ठीक है। इनके बीच के एंगल्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, = 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर। जब ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल में होगा लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल होगी, हाइट इक्वल नहीं होगी। अल्फा, बीटा, गामा एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्यूब जैसा होगा, जिसमें जो लेंथ और ब्रेथ होंगी वो स्क्वायर बना रहे होंगे, बाकी एक जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्यूब जैसा ये कुछ बन रहा होगा, और अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं।
थर्ड जो है रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में किसी की भी साइड इक्वल नहीं होंगे लेकिन एंगल सबके 90 डिग्री होंगे, तो ये भी क्यूब की तरह बनेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक क्या है ना, इसकी साइड कोई इक्वल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा का एंगल 90 डिग्री होगा और बीटा का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि क्यूब जैसा होगा, दो एंगल तो बना रहे होंगे, जैसे ये है एक ये तो बन गया। ठीक है, अब ये तो क्यूब था, अल्फा बीटा गामा सब चेंज है इसका, सॉरी ABC चेंज है, अल्फा गामा ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये जो है ना ये वाला एंगल ये 90 डिग्री ने बना रहा है। तो जैसे कोई क्यूब लेते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज ला देते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई क्यूबिकल बुक ली और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब चेंज है और ऊपर नीचे वाली सरफेस स्टेबल रखी, दूसरी वाली स्टेबल सरफेस पे ऐसे थोड़ा कर दिया तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे कोई भी हम बुक लेंगे, ठीक है, तो ये एक कोई भी बॉक्स या बुक लेंगे, अब इस पे क्या किया हमने, ये सारी चेंज है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसको हमने ऐसे कर दिया तो यहाँ की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमने देखी होंगी, दो एंगल तो 90 डिग्री होंगी, एक चेंज होगा, तो मतलब ऐसे बनना चाहिए तो वो थोड़ा ऐसे होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक ऐसा है जो पूछ दिया जाता है, अक्सर पूछ दिया जाता है ना, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, बहुत ही अनसिमेट्रिकल या हाईली अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा, वो ट्राइक्लिनिक होगी। ना इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगी, ना कोई एंगल इक्वल होंगे, और 90 डिग्री के बराबर तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल होगी, हाइट इक्वल नहीं होगी, ऐसा कुछ बन रहा होगा ऐसा, और तो ये क्या था ऐसा, ये हेक्सागोनल ऐसा होगा, ये और ये इक्वल होंगी लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये सबका एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करेंगे रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में सारे साइड्स इक्वल होंगे लेकिन सारे एंगल्स इक्वल तो होंगे, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। ये सारे जो क्यूबिक सेल्स हैं या यूनिट सेल्स हैं या क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल के जो सिस्टम बनाए गए हैं, वो सारे फिगर्स बुक में अवेलेबल हैं। कभी भी पूछे नहीं जाएंगे वैसे कि फिगर बना के अलग अलग दिखाओ, लेकिन कभी कभी पूछे जो हाईली अनसिमेट्रिकल है उसका नाम बताओ, क्रिस्टल सिस्टम का जो सॉरी जो हाईली सिमेट्रिकल है उसका नाम बताओ, और कभी कभी बोल देते हैं इनका बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं कि रोम्बोहेड्रल का क्या है, ऑर्थोरोम्बिक का क्या है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम वॉइड्स समझ लेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स समझने से पहले हम ये समझ लें वॉइड का मतलब क्या होता है। वॉइड का मतलब स्पेस होता है, जब बहुत सारे एटम्स या बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच रखी होती हैं, फिर भी कुछ ऐसा पॉइंट, इंटरस्टिशियल पॉइंट बच जाते हैं या स्पेसेस बच जाते हैं, जो हर सिस्टम में जगह कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। जैसे हमने देखा था कि जब हम SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट की बात कर रहे थे तो उसमें 52% ही क्या कर रहे थे, एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, बाकी स्पेस बच जा रहा था। सेकंड हमने क्या देखा था, FCC देखा था जिसमें 74% था, और BCC देखा था जिसमें ऑलमोस्ट 70% था या 67.7% था। तो वो जो बाकी स्पेस था 38% या 32% और 30 ऑलमोस्ट 32 के आसपास जो भी स्पेस बचा था वो वॉइड्स उसमें बच गए थे। ठीक है, जब हम स्फेयर रखते हैं, अगर हमने 4 स्फेयर रखे, ये 3 स्फेयर जो हमें दिख रहे हैं और एक इसके ऊपर हमने एक स्फेयर रख दिया, तो ये जो बीच का पॉइंट बचेगा, ये बीच की जो जगह बचेगी वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ये 4 एटम्स की वजह से बनी है।
4 एटम्स की वजह से बनी है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ पे क्या होगा, एक स्फीयर ऊपर होगा और एक स्फीयर नीचे होगा। जब एक स्फीयर ऊपर एक स्फीयर नीचे होगा, मतलब ये सारे एक ही साइज के होंगे। नीचे वाला हमने छोटा बना दिया, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस बन जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूब में बनता है जब हम एफसीसी बनाते हैं, तो हमको दिख जाता है। एफसीसी में क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे और फेसेस पे। जब फेसेस पे होंगे तो ये ऐसा 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 ऐसा, और ये फ्रंट पे, ये फ्रंट पे। ठीक है, अब जो ये, अब ये है, ये है, ये है, ये है, तो इन चारों की वजह से ना ये बहुत बड़ा होगा, मतलब इतना स्पेस कवर कर रहा होगा, ये भी इतना स्पेस कवर कर रहा होगा, ये भी इतना स्पेस कवर कर रहा होगा, और ये भी इतना स्पेस कर रहा होगा। इन चारों की वजह से जो स्पेस बनेगा, कोई जगह बच जाएगी इधर या इधर या इधर, तो जो स्पेस बच जाएगी वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। मतलब ये समझ लो, कॉर्नर से हट के थोड़ा यहाँ बन जाएगा, कॉर्नर से हटके, कॉर्नर से हटके, कॉर्नर से हटके। तो जो यहाँ 8 कॉर्नर्स हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बन जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेंगे वो ऑलमोस्ट हाफ बन जाएंगे, क्योंकि इसको 6 एटम्स चाहिए होते हैं। अब जैसे एक ये सरफेस पे है, एक ऊपर है, एक ये है, एक ये है, एक मिड पे है, एक इधर आगे साइड हो जाएगा, एक पीछे साइड हो जाएगा, एक पीछे साइड हो जाएगा, एक आगे साइड हो जाएगा। तो ये जो बनेगा वो किसकी वजह से बन जाएगा, 6 की वजह से बन जाएगा। 1 2 3 4 और एक इधर होगा, एक अगर इधर है तो एक इधर होगा। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा कैसे। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा उसमें 6 एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमको 6 एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने एज में देखा था। ठीक है, एज से समझ लेते हैं तो इन चीज़ें समझ जाएंगे। एक एज में अगर कोई एटम है, इस एज पे है अगर, तो इधर एक एटम होगा, इधर एक एटम होगा, ठीक किसी के नीचे यहाँ एज पे एक एटम होगा, ठीक किसी के ऊपर एक इधर एज पे होगा। ठीक है, और एक इधर होगा, और इसके जो पीछे बॉक्स लगा होगा उसमें होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें 6 चाहिए। अब इतने दूर तो होंगे नहीं एटम्स, एटम्स बहुत पास पास होंगे। ठीक है, यूनिट सेल्स बहुत पास पास होंगी। तो ये जब सारे मिल जाएंगे तो इधर एक तरह से वॉइड स्पेस बन जाएगा, क्योंकि ये एटम एक्चुअल तो है नहीं, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, सारे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो स्पेस बनेगा उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 एटम से मिलके बना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी कितने होते हैं? तो टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी या फेशियल क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस क्यूबिक यूनिट सेल में, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी इज इक्वल टू 8 होंगे, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन बीसीसी, इन एफसीसी ऑलमोस्ट इसके आधे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। अगर टेट्राहेड्रल मतलब अब इतना है कि अगर कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बन रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 बन जाएंगे। कहाँ? एफसीसी में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो बचा है, जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे, जैसे ZnS का क्रिस्टल कैसे बनेगा, NaCl रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल कैसे बनेगा, या फिर पैकिंग, जो स्क्वायर पैकिंग या क्लोज क्यूबिक वो हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो भी है, ए बी या ए टाइप की जो पैकिंग है वो समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सीक्वेंस में सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।